चलिए भाई, तो देखिए जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास यूनियन, यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों संघ। और ये है भारतीय संविधान का भाग 5। हम इससे पहले 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। और यूनियन को ही हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों हिंदी में केंद्रीय सरकार। हम इसी के बारे में यहाँ पर को बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात आज हम समझेंगे कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं या कौन कौन व्यक्ति आते हैं। देखिए, आपको मैंने एक फंडामेंटल राइट पढ़ाने से पहले एक चीज पढ़ाई हुई थी, समझ में आ रहा है? फंडामेंटल राइट पढ़ने से पहले हमने एक चीज पढ़ी हुई थी और वह क्या था? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। चलिए मैं उसी लिहाजे से इसको बांट रहा हूँ। देखिएगा, जब आप अच्छे प्रश्न देते हैं, अच्छे परीक्षाएं देते हैं, तो आपको यहीं पर से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है हमारे पास लेजिस्लेटिव और एक होती है हमारे पास जुडिशरी। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, अभी सुनते रहिए। एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं बच्चों कार्यपालिका, याद रखेंगे। लेजिस्लेटिव जिसे बोला जाता है भाई विधायिका, और याद रखेंगे। उसके बाद अगला वाला जो होता है जुडिशरी, यानी कि जिसे बोला जाता है न्यायपालिका। अब मैं क्या करता हूं, केंद्र सरकार को इनमें बांट देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रहा है ना? देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिएगा अच्छे तरीके से समझेंगे, ये बिल्कुल सीरियल जाएगा, अभी देखते रहिए, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ते हैं, देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर कोई एक और पॉइंट, जो ये संघ सरकार है या जो केंद्रीय सरकार है, इसमें हम बात करेंगे बच्चों अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। जो कार्यपालिका है उसमें बच्चों अनुच्छेद 52 से 78 तक, सॉरी, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनते जाइए, आर्टिकल 52 से लेकर 78, ये ब्रेक करके अच्छे से समझ में आता है। अगर हम लेजिस्लेटिव के बारे में बात करेंगे तो याद रखेंगे बच्चों, लेजिस्लेटिव विधायिका जो होती है यह बात करती है आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक, 122 तक। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर को बीच में एक आर्टिकल आता है 123, वो राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति होती है। इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस। तो उसको हम लोग यहाँ पर को नहीं लिखते हैं, अभी हम समझेंगे मगर। और ये हो जाता है जो हमारे पास जुडिशरी होती है, ये आ जाता है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147। और याद रखेंगे, पहले हम इनको समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे के आर्टिकल समझाऊंगा। समझ में आ रहा है? यानी कि मैंने यहाँ पर को लिखा 151 तक। अब समझते जाओ कौन कौन व्यक्ति आता है। देखो सबसे पहले मैं सीरियल वाइज लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आप लोग। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं इसमें बच्चों प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद सारे के सारे, राष्ट्रपति के से संबंधित प्रावधान, पूरा सीरियल वाइज। राष्ट्रपति के बाद जो हमारे पास आता है वो होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बच्चों वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति जिसे बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा बच्चों, जब उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ देंगे तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों प्रधानमंत्री एंड या एवं उसकी मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो याद रखेंगे, यहाँ पर को मैं लिखता हूं प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद। समझ में आ रहा है इसको भी? प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद, एवं उसकी मंत्री परिषद। अगला आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर को राष्ट्रपति आ गया, उपराष्ट्रपति मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद आ गया। यहां पर को एग्जीक्यूटिव में एक और व्यक्ति आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। याद रखेंगे बच्चों, परीक्षाओं में, छोटी अच्छी परीक्षाओं में तो अटॉर्नी जनरल से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मगर अगर आप सामान्य परीक्षा देंगे 10th लेवल 12th लेवल की, तो आपसे पूछा जाता है भाई बताइए हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है, हु इज द हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया। तो वहां पर को ऑप्शंस होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, नन ऑफ दीज। वहां पर को अटॉर्नी जनरल को टिक लगाना है। इसको बोलते ही महान्यायवादी है, याद रखेंगे, इस व्यक्ति को बोला ही जाता है महान्यायवादी। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है हमारे लिए, इसके बारे में हम टोटली बात करेंगे। इतने सबके बारे में हम कार्यपालिका में बात करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं बच्चों, कार्यपालिका जो होती है हमारे देश में, कार्यपालिका का काम होता है संविधान को बनाना, सॉरी संविधान को लागू करना। तो इन सभी लोगों का रोल होता है संविधान को लागू करने में। याद रखेंगे हम एक एक करके, पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। अब देखो, एक बार सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसकी परीक्षा के मेंस में, प्री में भी नहीं, मेंस में। डिफाइन द रोल ऑफ अटॉर्नी जनरल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। महान्यायवादी के कार्यपालिका में, भारत की कार्यपालिका में महान्यायवादी के योगदान पर चर्चा कीजिए, या इसका योगदान क्या होगा। अब जब आपको यही पता नहीं है कि महान्यायवादी कार्यपालिका में आता है या कार्यपालिका क्या होती है, तो फिर आप, चलिए देखिए,
तो अटॉर्नी जनरल, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं भाई संसद। तो मैंने आप लोगों को बताया संसद के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राज्यसभा। देखो हर बार आप लोग भी आदत डालिए, देखिए हमारी आदतें होती है कि हम पहले लोकसभा बोलते हैं फिर राज्यसभा बोलते हैं, मगर नहीं, आप लोग भी आदत डालिए पहले राज्यसभा लोकसभा। और इससे एक चीज याद होगी कि भाई उच्च सदन जो अपर हाउस होता है वो राज्यसभा होता है, लोअर हाउस लोकसभा होता है। वैसे भी राज्यसभा का गठन लोकसभा से पहले हो गया था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसी में हम बात करेंगे पार्लियामेंट में हम लोगों ने राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात करी। वैसे संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, याद रखिएगा, अभी हम बाद में पढ़ेंगे भी, मगर हम लोग अभी बस इतना डिस्कस कर रहे हैं कि टॉपिक्स क्या क्या होंगे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसी में याद रखेंगे पार्लियामेंट के अंदर हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट की कार्यवाही के बारे में, या जिसे हम लोग बोलते हैं संसदीय कार्यवाही। संसद में क्या क्या कार्यवाही होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की, जैसे आपको पता है साल में 3 बार अधिवेशन होते हैं, समझ में आ रहा है ना, जाया जाता है वहां पर, वो संसदीय समितियां होती हैं, पूरे दिन का क्या शेड्यूल होता है, सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, फिर 1 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम हो जाता है, 2 बजे से 5 बजे तक कानून बनाने का काम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, टोटली एक टॉपिक बोलता हूं मैं जिसे संसदीय कार्यवाही। ध्यान से सुनिएगा, एक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं संसदीय कार्यवाही, यानी कि जिसे बोला जाता है भाई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो इसी में हम लोग बात करेंगे संसदीय कार्यवाही के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में, जहां पर से कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, और भी सारी चीजें, पूरा का पूरा संसद के बारे में हम आप लोगों को बात करने वाले हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला कि बीच में एक आर्टिकल आ जाता है, यहाँ पर कोई 122, यहाँ पर कोई आर्टिकल 123 आ जाता है। वैसे हम लोग राष्ट्रपति में पढ़ लेते हैं, बट मैं पूरा आपको सीरियल वाइज आर्टिकल समझा रहा हूँ। तो याद रखना है, आर्टिकल जो 123 है यह राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति होती है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो उसे बोला जाता है अध्यादेश। याद रखेंगे बच्चों, यह राष्ट्रपति की अध्यादेश, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस, जारी करने की शक्ति होती है। अभी आप समझेंगे जब संसद कार्यवाही में नहीं होगी, जैसे मान लो आजकल अगर संसद का अधिवेशन सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, देश में कानून की जरूरत है, तो उस केस में राष्ट्रपति को बोला जाएगा कि राष्ट्रपति से क्या बोला जाएगा भाई, डायरेक्टली क्या बनाइए, कानून बनाइए। यानी कि राष्ट्रपति को बोला जाएगा कि आप एक अध्यादेश लाइए, और अध्यादेश लाएगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत। आगे बढ़ते हैं, जुडिशरी, न्यायपालिका। आप सभी लोगों को पता है बच्चों, न्यायपालिका में अगर हम लोग अभी केंद्र सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पर जो हमारी सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, या जिसे हम बोलते हैं बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। तो इसी में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे इसी में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। देखो अच्छा, इसके बाद अब आप बोलेंगे कि सर ये आर्टिकल तो 151 तक लिखे गए हैं, मगर ये तो आर्टिकल 147 तक है। तो याद रखो बच्चों, यहाँ पर को आर्टिकल 148 से लेकर 151 जो है इसमें लास्ट टॉपिक, देखो ये तो मैंने बांट दिया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, क्लियर हो गया, ये तो हमने बांट दिया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अगर हम बात करेंगे लास्ट में 48 से 51 तक, इसमें हमारे पास एक और पद होता है, हमेशा कह सकते हैं एक और काम, एक और व्यक्ति होते हैं, हमेशा कह सकते हैं कि एक और संस्था होती है जिसे हम बोलते हैं कैग। बहुत अच्छा टॉपिक होता है कैग, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसे कहा जाता है। आई रिपीट, इसी को कहा जाता है कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा, हमेशा कह सकते हैं कि भाई ऑडिट करने वाला अधिकारी होता है। जैसे हमने आए, देखो आप लोगों के लिए वो 2 शब्द नए होंगे, अटॉर्नी जनरल, कैग। कई बच्चों को तो यही कंफ्यूजन होते हैं कि भाई इनको रखा कहां जाए, यानी कि ये कहां से आए इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा ऑलवेज, अटॉर्नी जनरल हमारे देश की कार्यपालिका का भाग होता है, कैग एक स्वतंत्र संस्था होती है, एक स्वतंत्र निकाय होती है, एक स्वतंत्र पद होता है। कैग इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑलवेज रिमेंबर, कैग का पद अलग से दिया गया है। कैग के बारे में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हम लोग इसी सीरियल को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा कि हमने भाग 5 में क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप भाग 5 समझ गए तो आप सारी की सारी चीजें समझ जाएंगे, आपको पूरा देश के बारे में समझ में आ जाएगा, केंद्र सरकार। और सिमिलरली आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल है ऐसा ही भाग 6, भाग 6 में भी हम ऐसे ही बांटेंगे। और भाग 6 में हम राष्ट्रपति की जगह हमारा राज्यपाल करेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जगह हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करेंगे, अटॉर्नी जनरल की जगह हमारे यहाँ एडवोकेट जनरल होता है राज्य में, महाधिवक्ता जिसे हिंदी में कहा जाता है। ऐसे हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जहां 2 सदन होंगे दोनों सदनों के बारे में, जहां 1 सदन होगा 1 सदन के बारे में। हम यहाँ राज्य की कार्यवाही पढ़ेंगे। हाँ, 123 के बाद वहां पर को 213 आर्टिकल होता है, गवर्नर जो जिससे अध्यादेश जारी करता है। ऐसे ही यहाँ हम जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ कैग एक ही होता है पूरे भारत देश में, तो इसीलिए वहां पर को बस एक टॉपिक नहीं होता, कैग। कैग का नियंत्रण पूरे भारत में होता है, समझ में आ रही है? तो देखिएगा
फिर से आर्टिकल वाइज याद करेंगे, बांट के याद करेंगे तो याद होगा, अगर घिचर पिचर करके पढ़ेंगे तो कभी याद नहीं होगा। आर्टिकल 52 से लेकर 151, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जैसे कार्यपालिका आप सभी लोगों को पता है जिसका काम होता है कानूनों को लागू करना, सबसे बड़ा। अब एक बात बताओ, अगर पूछेगा कि बताइए हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया, ये मैंने सीरियल वाइज लिखा हुआ है। अगर ऐसे बोलेगा कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति। कौन होता है बोलेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विधायिका, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के वैसे 3 अंग होते हैं, मैंने बोला राज्यसभा, लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। मगर राष्ट्रपति यहाँ लिखा हुआ है, वो भी सीरियल समझ रहे हैं। हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के बारे में, और हम देखेंगे कि यहाँ पूरा का पूरा कार्रवाई कैसे चलती है, साल में कितने दिन खुला रहता है, 3 सत्र हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, XYZ जितनी भी सारी चीजें होती है उनके बारे में हम यहाँ पर को पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यानी कि कानून बनाता है। अनुच्छेद 79 से ये आर्टिकल पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाता है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 से लेकर 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी प्रावधान होंगे। और उसी के बाद फाइनली हम पढ़ेंगे 48 से लेकर 51 तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी न्याय इसका दायरा क्या क्या होता है, कौन नियुक्ति करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, पावर्स क्या क्या होती हैं, मेनली हमने यही पूरा का पूरा पढ़ना है भाग 5 में। अभी कंफ्यूज नहीं होना। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति, तो मान लीजिए मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाया, मैंने बताया अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मैंने बताया अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आपको ये तो समझ में आ गया, कार्यपालिका है तो कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति है, तो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां होंगी, एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पावर्स होंगी वो प्रेसिडेंट में होंगी। फिर 54 और 55 आर्टिकल राष्ट्रपति के यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करते हैं। मगर जब मैं इलेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा लैक लगेगा। तो इसीलिए पहले मैं ये टॉपिक नहीं कराने के उससे मैं आप लोगों को सबसे पहले विधायिका पढ़ाऊंगा। याद रखेंगे, पहले हम कानून बनाएंगे, फिर हम लागू करेंगे और फिर न्यायपालिका का रोल आएगा। समझ में आ रही है बात? मैं इससे आगे को नहीं पढ़ूंगा, इसीलिए मैंने पहले आर्टिकल का ब्रेकरेज समझा दिया है आप लोगों को। समझ में आया ना? तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर ये बीच से आर्टिकल कहां से आए। आई रिपीट, 52 से लेकर 78, 52 से लेकर 78, 52 से 78 याद रखना है, 79 से 122 पेपर में नहीं आएगा, समझ के लिए याद रखना है ये। फिर 79 से 122 आर्टिकल 123 बीच में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी मतलब कानून बनाना। देखो ये कानून बनाने की शक्ति 79 से 122 है, तो 123 में किसके कानून बनाने की शक्ति दे दी? राष्ट्रपति के। 124 से 147 जुडिशरी दे दी गई, न्यायपालिका। 148 से 151 तक क्या दे दिया गया? कैट। चलिए अब हम यहाँ पर को जो पढ़ेंगे, अब वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले पार्लियामेंट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं संसद। देखिएगा, चलिए देखिएगा, तो भाई डायरेक्ट हम लोग अब स्टार्ट करेंगे लेजिस्लेटिव से। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में जितनी भी सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इन सभी चीजों में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वह लगेगा हमारा लेजिस्लेटिव का। तो लेजिस्लेटिव की चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम जो पहले पढ़ेंगे वो इस वाले पोर्शन को पढ़ेंगे, केवल और केवल लेजिस्लेटिव। 79 से 122 आर्टिकल तक। आर्टिकल यहाँ पर को कम इंपॉर्टेंट है, कुछ ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक हो गया? तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनके बारे में मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दूंगा। तो अब इधर देखिएगा ध्यान से, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत की कार्यपालिका, भारत की विधायिका। ठीक हो गया? तो हम लोग भारत की विधायिका के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं, आप समझ चुके हैं ये क्या क्या है। देखना अभी तक अच्छे तरीके से देखना और समझना। तो सबसे पहले चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, जो हम लोग बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया, भारत की लेजिस्लेटिव, भारत की विधायिका के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो हमारी भारत की विधायिका है, भारत की विधायिका के जो आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक होते हैं। इन आर्टिकल्स के बारे में, इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में जो आर्टिकल वाइज है वो बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट होगा आर्टिकल 79। बिल्कुल द वेरी फर्स्ट आर्टिकल से ही स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 79 कहता है, आई रिपीट, आर्टिकल 79 कहता है कि जो संसद होगी हमारी, आई रिपीट, आर्टिकल 79 कहता है जो हमारी संसद होगी, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट होगी, वह 3 चीजों से मिलकर बनी होगी। या हम ऐसा कहेंगे पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स होंगे। ये परीक्षा में भी आ चुका है। अगर मैं पूछता हूं, चलिए देखिएगा, ध्यान से समझते हैं। पहले सबसे पहला मैं लिख देता हूं यहाँ पर को प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पर को राज्यसभा, और उसके बाद लास्ट में मैं लिख देता हूं लोकसभा। राज्यसभा और उसके बाद मैं लिख देता हूं लोकसभा। सुनते रहेंगे बस अच्छे तरीके से।
ऐसा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए संसद के 3 अंग होने चाहिए, ये आर्टिकल 79 कहता है। पेपर में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, निम्न में से कौन सा संसद का अंग होगा या नहीं होगा। इन तीनों के अलावा जो भी चौथा ऑप्शन में होगा आपको याद रखना है वह संसद का अंग नहीं होगा। और मेनली जो चौथा ऑप्शन देता है वो देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य रूप से सीडीएस और एसएससी दोनों की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है और दोनों में लगभग ऑप्शन एक ही था, वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे इन तीनों के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा आप उसमें टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसद का अंग कौन सा है, नहीं होता है। देखो संसद का अंग हम राष्ट्रपति को क्यों मानते हैं, पहले ये बड़ा क्वेश्चन। अच्छा एक और याद करो, देखो आर्टिकल 79 में संसद का कंपोजिशन दिया हुआ है, यानी कि संसद 3 अंग होंगे। अगर आपसे पूछता है कि राज्यसभा का गठन या राज्यसभा कौन से आर्टिकल में, तो 70 के बाद 80। और अगर पूछता है कि लोकसभा कौन से आर्टिकल में, तो तुम बोलोगे 79 के बाद 80 और 81। सिंपल है, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, डायरेक्टली याद होने वाला क्वेश्चन है। बस 79 से स्टार्ट है। 79 में सबसे पहले संसद, क्योंकि राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 52 में, समझ में आ रहा है ना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में। अब मेन बात आती है राष्ट्रपति को यहाँ रखा क्यों है। राष्ट्रपति को इसलिए रखा हुआ है बच्चों संसद में, क्योंकि कोई भी कानून, एनी लॉ, कोई भी कानून यदि लोकसभा और राज्यसभा या राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया, उसके बाद जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे, जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे, तब तक वह कानून अस्तित्व में नहीं आएगा या पास नहीं होगा। और दूसरा फैक्टर हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अंग इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। President is not the member of Rajya Sabha, he is even not the member of Lok Sabha. तो always remember राष्ट्रपति अंग होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, यानी कि उसे मानते हैं हम अंग, इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई भी विधेयक, कोई भी बिल या कोई भी कानून, कोई भी एक्ट तभी बनता है, एक्ट या कोई भी बिल तभी एक्ट बनता है जब उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए अब अगला, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर से जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 80, राष्ट्रपति अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर को हम बात करेंगे टोटली राज्यसभा, एक बढ़िया टॉपिक आ जाता है हमारे पास राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले हम इसका नाम जानेंगे और इसकी प्रवृत्ति को जानेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखिएगा, ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। सबसे पहली बात बच्चों, राज्यसभा का आर्टिकल आप सभी लोगों को याद हो गया है, आर्टिकल 80 के तहत इसको दिया गया है, आर्टिकल 80 में इसको दिया गया है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोगों की जो आदतें होती हैं, पहले आप लोग लोकसभा बोलते हैं फिर राज्यसभा, जस्ट चेंज इट। आप लोगों को पहले राज्यसभा बोलना है फिर लोकसभा। भाई देखिए ऐसा इसलिए, चलिए थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा का गठन पहले हो चुका था, राज्यसभा का गठन भी 1952 में ही हुआ, या हम ऐसा कह सकते हैं 1951-52 के समय में हुआ, वैसे मेनली 52 में हुआ, मगर ये लोकसभा से पहले हो गया था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखना नहीं अभी किसी ने भी, ये पहले लोकसभा से पहले राज्यसभा का गठन हो चुका था। ऐसा इसलिए, देखो आपको मैंने पढ़ाया है 1946, अगर नहीं भी पढ़ाया देखो इधर 1946 में आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान आया भारत में। 1946 में भारत में आयोजित कराए गए इलेक्शन, ध्यान से सुनो इधर, 1946 में कराए गए इलेक्शन। 1946 के इलेक्शन कराए जाने के बाद आपको पता है 5 साल में इलेक्शन होंगे। 1951 में पेपर में भी आता है कि देश में प्रथम आम चुनाव, आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव वही, यानी कि जो हर 5 साल बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन, यानी कि पहले आम चुनाव आजादी के बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन आयोजित कराए गए बच्चों 1951 में कराए गए। हालांकि जो सरकार बनी वो 52 में बनी, तो इसीलिए कई किताबों में लिखा हुआ है 51-52 में पहले आम चुनाव हुए, कनेक्ट करके याद करिए। अब अगर पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए तो सुनना, ये जो 5 साल है ना भाई, 1946 से लेकर 1951 तक, ये जो 5 साल हैं, जो लोग 1946 के इलेक्शन में चुने गए थे, यानी कि जिन लोगों ने संविधान बनाया, वही लोग पहली लोकसभा के जैसे भी काम करा था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उन्हीं लोगों ने पहली लोकसभा के जैसे भी काम किया था, यानी कि पहली लोकसभा का गठन 1946 में हो चुका था, 1946, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद 51-52 में हुए पहले आम चुनाव। अभी कई बार पेपर में भी आता है क्वेश्चन, पहले आम चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। वैसे 51-52 इलेक्शन 51 में हुए, सरकार 52 में बनी। अब सुनिएगा अगला, फर्स्ट जनरल इलेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद जब ये पहले जनरल इलेक्शन हुए, इसी के बाद पहली लोकसभा का भी गठन हुआ, मगर ये जो पहली लोकसभा तो बन गई है, जो रियल रूप में चुनी गई थी वो दूसरी लोकसभा थी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्हीं लोगों ने पहली लोकसभा के जैसे भी काम किया। तो इसीलिए जब तक लोकसभा बन पाती 1952 में, जब तक इलेक्शन हो पाते, उससे पहले राज्यसभा बन गई थी भाई, उससे पहले राज्यसभा बन गई थी। और याद रखेंगे, ये आप लोगों को एक एक्सटर्नल चीज समझानी थी, इसीलिए ये मैंने आप लोगों को लिखा,
इसीलिए अब समझिएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है अपर हाउस ऑफ लोकसभा, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए इसे कहा जाता है उच्च सदन। आई रिपीट, इसीलिए इसे कहा जाता है उच्च सदन। और पहले बना उच्च सदन, बाद में बना लोकसभा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, और अगर लोअर हाउस लोकसभा है तो अपर हाउस हो जाएगा राज्यसभा। उच्च सदन, उच्च सदन क्यों? क्योंकि पहले इसका गठन हो चुका था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके नामों के बारे में ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम बहुत डिटेल में आराम से एक एक पॉइंट लेकर पढ़ रहे हैं। हर पॉइंट के पीछे कारण है, अगर आप ये कारण समझ गए तो सब याद हो जाएगा। अगला पॉइंट, इसी को कहा जाता है बच्चों परमानेंट हाउस। अब देखो कई बच्चे परमानेंट हाउस पूछने पर, स्थायी सदन पूछने पर लोकसभा टिक लगाकर आते हैं कि उनको लगता है कि वही परमानेंट है। यहाँ पर वो परमानेंट इन द सेंस कि ये परमानेंट रहेगा ही रहेगा वाला परमानेंट नहीं है। देखिए ये कौन सा वाला परमानेंट है, परमानेंट हाउस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं बच्चों स्थायी सदन है। ये हमारे पास एक एक पॉइंट को बगल में समझाते रह रहा हूं। अब जैसे ही समझ गए आप लोग उसको मिटा रहे हैं, एक एक पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट को समझिए। इसी को कहा जाता है परमानेंट हाउस, स्थायी सदन कहा जाता है। देखो बच्चों, एक हमारे पास लोकसभा, एक हमारे पास राज्यसभा। इधर सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। आपको एक बात सभी लोगों को पता है कि लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 सालों में होते हैं। दैट्स वेल एंड गुड। लोकसभा के चुनाव प्रत्येक 5 सालों में आयोजित कराए जाते हैं, अपनी जगह में ठीक है। हर 5 साल में, इसका मतलब क्या है, लोकसभा का डिसोल्यूशन होगा, यानी कि लोकसभा का विघटन होगा। क्लियर हो गया? लोकसभा का क्या होगा, विघटन होगा। हर 5 साल में जो भी व्यक्ति चुने जाएंगे वह व्यक्तियों को हटा दिया जाएगा, फिर से इलेक्शन होगा। मगर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में एक साइकिल चलती है, याद रखिएगा। पेपर में भी आता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो आप बोलेंगे 6 साल। और याद रखेंगे बच्चों, राज्यसभा में क्या होता है, 6 साल एक व्यक्ति रहता है, और हर 2-2 साल में, हर 2-2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, यानी कि अब वो साइकिल चलती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राज्यसभा जो होती है कभी भी खाली नहीं होती है। जैसे लोकसभा हर 5 साल बाद खाली हो जाती है, हर 5 साल बाद नए चुनाव होते हैं, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा खाली नहीं होती है, राज्यसभा हर बार एक साइकिल की तरह भरते रहती है। इसीलिए इसे कहा जाता है परमानेंट हाउस। इसीलिए इसे कहा जाता है परमानेंट हाउस, जो कभी विघटित नहीं हो सकती है। हर बार एट ए टाइम आपको राज्यसभा में सदस्य मिलेंगे, जो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। सदस्यों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, बट ये पहले इसके 2 नाम है। इसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है आप समझ गए, क्योंकि पहले इसका गठन हुआ। इसको परमानेंट हाउस, स्थायी सदन क्यों कहा जाता है ये भी आप समझ गए। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कभी भी लोग खाली नहीं, मतलब इतना याद रखो सिंपल भाषा में, कभी भी खाली नहीं होता है। यहाँ पर एक साइकिल बनी रहती है लोगों की, प्रत्येक 6-6 साल के कार्यकाल में हर 2 साल में 1/3 यानी कि 1/3 कुछ ऐसे ही मेंबर क्या होते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो राज्यसभा होता है परमानेंट हाउस होता है। अब थोड़ा सा इसके सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं, मेंबर्स के बारे में। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट होगा ये इसके बारे में 3 बेसिक पॉइंट है, इंट्रोडक्शन। अब इसके थोड़ा सा मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर से फिर से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनते रहना बहुत अच्छे तरीके से। सदस्यों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर पूछा जाता है कि मैक्सिमम सदस्य, मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम मेंबर्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा, ये जिसे हम बोल सकते हैं कि महत्तम सदस्य कितने हो सकते हैं। अगला आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। समझ में आ रहा है? इधर देखिएगा अच्छे तरीके से। आपसे दूसरा पूछा जाएगा कि वर्तमान में संख्या कितनी है। और अगला ध्यान से समझेंगे, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम। तो आप बोलेंगे कि सर अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वह 250 होती है, और प्रेजेंट वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य हैं वह हमारे पास 245 है। अगला आपसे पूछेंगे, चलिए इसको ब्रेक कर रहे हैं, इधर देखिएगा बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से। जो ये 245 सदस्य हैं इसको हल्का सा ब्रेक करते हैं और समझने की कोशिश करिएगा, देखना मेरी बात को अच्छे तरीके से। ठीक हो गया? आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा कि भाई बताओ, ये तो हो गया 2 अच्छे क्वेश्चन। अधिकतम सदस्य 250 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकते हैं, और वर्तमान में बस 245 है, 5 सीटें खाली हैं, 5 सीटें रिक्त हैं मान लो। अब ये जो 245 है भाई, ये जो 245 हैं इनमें से, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, जो 245 हैं इनमें से 12 सदस्यों को, सुनते रहना भाई, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। बहुत अच्छे तरीके से सुनना, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है। नामित का मतलब होता है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इलेक्शन और नॉमिनेशन में क्या फर्क होता है। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है इलेक्टेड निर्वाचित, और एक होता है नॉमिनेटेड मनोनीत या नामित भी आप लोग इसे कहते हैं। इलेक्टेड मतलब जो इलेक्शन में फॉट किया हो,
जिसने इलेक्शन लड़ा हो और वह इलेक्शन में मत से जीता हुआ हो। और नामित होता है नॉमिनेटेड, या मनोनीत और नामित एक ही होता है। नामित हुआ होता है, जैसे मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, आप लोगों के स्कूल में जब क्लास मॉनिटर का चुनाव होता था दो तरीके से होता था, यानी कि 2-3 कैंडिडेट खड़े होते थे, सभी बच्चे उसको वोट देते थे और क्लास मॉनिटर चुना जाता था, यानी कि जिसको ज्यादा वोट पड़ते थे वो मॉनिटर बनता था। वो इलेक्टेड, इलेक्शन पद्धति हो गई, निर्वाचन हुआ। दूसरा क्या होता था, मैडम आती थी, मैडम बोलती थी डायरेक्ट उठ जा, ये बच्चा मॉनिटर बनेगा, वो मैडम ने उसको नामित कर दिया। समझ में आ रहा है? तो दो तरीके से मॉनिटर का चुनाव हुआ, एक इलेक्टेड हुआ और एक नॉमिनेटेड हुआ। यानी कि मैडम जहां पर को सभी लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया, इलेक्टेड, मैडम आके बोली कि ये बच्चा मॉनिटर बनेगा डायरेक्टली, ये हो गया नॉमिनेटेड। और याद रखेंगे सिमिलरली जो 245 होते हैं इनमें से 12 याद रखेंगे, 12 अगर आप लोग इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 233 बचेगा, 233। ये जो 12 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। अच्छा, मेन बात आती है अच्छे परीक्षाओं के लिए, बड़ी परीक्षाओं के लिए, कि ये 12 व्यक्तियों को नामित क्यों किया जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, साहित्य विज्ञान, या जिसे मैं बोल सकता हूं साहित्य विज्ञान कला एवं समाज सेवा। सुनना भी, इधर ऊपर को लिख देता हूं, साहित्य यानी कि लिटरेचर, लिटरेचर विज्ञान यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं साहित्य, लिटरेचर विज्ञान, साइंस, आर्ट्स, और लास्ट होता है सोशल सर्विस, समाज सेवा, सोशल सर्विस। यानी कि साहित्य, अगला है हमारे पास विज्ञान, अगला है हमारे पास आर्ट्स यानी कि कला, और अगला है हमारे पास समाज सेवा। इन सभी क्षेत्रों से जो टॉप 12 व्यक्ति होंगे इनको नामित करने का प्रावधान है कहां पर को, हमारे राज्यसभा में। राज्यसभा में प्रावधान है कि राष्ट्रपति नामित करेगा। अच्छा, किसी को भी नामित थोड़ी कर सकता है ना, नामित उसी को करेगा जिनका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से होगा। इन व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। जब आप देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, मेनली देखते हैं आप लोग जो वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो उनको ऐसे ही राष्ट्रपति क्या करते हैं बच्चों, नामित करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह 12 सदस्यों को जिनका संबंध, याद रखेंगे अच्छी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई बताइए निम्न में से कौन सी कैटेगरी से मनोनीत किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। याद रखना है 4 कैटेगरीज हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। इनसे राष्ट्रपति नामित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं राज्यसभा में। चलिए एक और रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का कंपोजिशन दिया हुआ है, इसको उच्च सदन बोलते हैं। आपकी परीक्षाओं, एसएससी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। मेंबर, सदस्य अधिकतम हो सकते हैं 250, वर्तमान में जो है वो है 245। उसमें से भी जो 12 होते हैं वो डायरेक्टली याद रखेंगे नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, सदस्यों से ही कर रहे हैं अभी सबके सब प्रश्न भाई, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं वही तरीके से पढ़िएगा। अभी बस मेंबर से पढ़ने, मेंबर का पॉइंट बनाकर हेडिंग डाल के इतने पॉइंट लिखो कि पेपर में जो भी पॉइंट आ जाए छूटे ही ना कभी, तब होगी पढ़ाई, तब जाके होगा सिलेक्शन। अब अगर ऐसा ही सोचोगे कि भाई सामान्य पढ़ो, देखो मैं सामान्य बैचों में यही तो पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है ना। अगर आप कोई और अन्य बैच में होते तो आप लोगों को सामान्य चीजें पढ़ाता, और मैं इतना डिटेल में पढ़ाता ही नहीं, बट एक ही बार पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपके पेपर में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, सीडीएस की परीक्षा में भी आता है। मैं आप लोगों को मैंने पहले से बोला हुआ ना, मैं यूपीएससी एग्जाम्स को टारगेट करके बता रहा हूं। बेसिक से बेसिक एग्जाम, एसएससी से लेकर यूपीएससी के एग्जाम सारे इससे कवर हो जाएंगे। देखिएगा अगला पॉइंट, ये बस एक पॉइंट था, समझ गए आप लोग। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है। अब आपको पता है भाई 28 राज्य वर्तमान में है, समझ में आ रहा है। जम्मू कश्मीर को जब से यूटी बनाया तो एक क्वेश्चन आता है फिर से। अब मैंने बोला ये 245 सीटें होंगी, ये सब राज्यों में बांटी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से सुनना, ये सभी राज्यों में बांटी हुई है। अगर पूछता है कि भाई बताओ सबसे ज्यादा संख्या, तो तुम बोलोगे उत्तर प्रदेश। बोलो कहां बोलोगे? उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे बच्चों, अगर आपसे पूछेगा भाई बताइए राज्यसभा में, सुनते जाना, ये इसी के अंदर आएगा भाई, मेंबर वाली हेडिंग के अंदर आएगा ये पॉइंट भी। राज्यसभा में सबसे ज्यादा मेंबर कहां से होते हैं? तो याद रखना, राज्यसभा में अगर मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा जो मेंबर होते हैं वो कहां से होते हैं भाई? यूपी से होते हैं, उत्तर प्रदेश से होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। बोलो 19 सदस्य, बोलो कितने होते हैं? 19। इसका ढक्कन दे दो। 19 कितने होते हैं भाई? 19 होते हैं। उसके बाद कहां से होते हैं? मैंने क्या बोला, चलिए एक मिनट जाइए, लिखा रहे हैं। दूसरा कहां से होता है? महाराष्ट्र से होते हैं 19। बोलिए महाराष्ट्र से कहां होते हैं, कितने होते हैं? 19। फिर आ जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु से होते हैं 18। टॉप 3 याद रखिएगा। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाएगा पता है? देखो यूपी में सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा सब जगह यूपी की ज्यादा सीटें हैं। मगर पेपर में ऑप्शन में यूपी नहीं आता है। तुमसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा, निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं? वहां पर वो आपको उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं देगा। उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं देगा तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं देगा तो तमिलनाडु, और अगर मान लेते हैं तमिलनाडु को ऑप्शन में नहीं दिया तो वेस्ट बंगाल करिएगा। समझ में आ रहा है ना? क्या करिएगा? वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे, चलिए बता ही देते हैं, वैसा नहीं सोच रहे थे बताने की। वेस्ट बंगाल, देखो सीडीएस में यही आया, सीडीएस में तीनों ऑप्शन में नहीं थे।
2018 की 19 के पेपर में तीनों ऑप्शन में नहीं थे। वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद अगला है बिहार। इन दोनों में 16-16 सीटें हैं। ये सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बस अभी सीटों के बारे में बात कर रहे हैं तो सुनिएगा। राज्यसभा के बारे में हमने मेंबर सदस्य संख्या के बारे में बात करी, सीटों के बारे में बात करी। अधिकतम सीट 250, वर्तमान में 245। अच्छा वर्तमान में 245 में से अगर पूछेगा नॉमिनेटेड कितने होते हैं, नामित कितने होते हैं, 12। तुमसे पूछेगा नामित करने की शक्ति राष्ट्रपति। किन लोगों को करेगा नामित? जिन लोगों का संबंध साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से होगा। फिर अगला पॉइंट जाता है हमारे देश में कहां पर वो कितनी सीटें हैं। यूपी में 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 19, वेस्ट बंगाल 16 और बिहार फिर से 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बनाते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट भी आप लोगों को? अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट इसी का पॉइंट है तो इसको मैं लाइन खींच देता हूं। अगला पॉइंट, अब हम बात करते हैं जो ये सदस्य है ना, ये जो व्यक्ति हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। बहुत अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी अर्हताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ये मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, मेंबर्स की अर्हताएं क्या होती है। सबसे पहले याद रखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखो लोकसभा में वही 25 है। मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनना, ये तभी पेपर में आता है कि भाई बताइए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आयु कितनी होनी चाहिए, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आप लोगों को जो आयु होनी चाहिए 30 वर्ष की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट अर्हता यही होती है। समझ में आ रहा है ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यही होती है। बात की जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत का एक नागरिक होना चाहिए। अगला है ऐसे ही लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? लाभ का मतलब पहले से किसी सरकारी जॉब में या सरकारी संस्था में नहीं होना चाहिए। अभी के लिए आप लोग लाभ का पद ऐसे समझिए। अगला मेंबर की क्वालिफिकेशन समझ गए। अगला अगर आपसे पूछा जाएगा, सब मेंबर के अंदर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा मेंबर्स का टेन्योर, तो आप सभी लोगों को पता है मेंबर्स का जो इसके कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। भाई याद रखेंगे, इसकी जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। अगर कोई व्यक्ति आज राज्यसभा का सांसद या राज्यसभा का व्यक्ति मनोनीत होता है, सदस्य मनोनीत होता है, तो उसके पास 6 वर्ष तक वो राज्यसभा में बने रहेगा। बताइए क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया? हमने सबसे पहले बात करी विधायिका के बारे में, 79 से 122, 79 आर्टिकल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। याद हो गया? कोई खास बात नहीं है। अपर हाउस, लोअर हाउस, और उससे पहले हमारे पास पता है संसद है 79। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80, अपर हाउस उच्च सदन, परमानेंट हाउस स्थायी सदन, सदस्य मैक्सिमम 250, वर्तमान में 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत करता है। राज्यसभा में यूपी में 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, वेस्ट बंगाल 16, बिहार 16। मेंबर की जो क्वालिफिकेशन होती है 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 6 वर्षों का होता है। पहले बताइए, एक हाथ समझ में आया आप लोगों को? चलिए भाई देखिएगा, इसको लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक और चीज लिख लो भाई, इसको आप लोग काउंसिल ऑफ स्टेट भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया ना? काउंसिल ऑफ स्टेट देखो, वैसे भी राज्यसभा, काउंसिल मतलब होता है परिषद, स्टेट मतलब होता है राज्य। समझ में आया? तो इसी को हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। आप समझ जाएंगे, जहां पर से राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। समझ रहे हैं आप लोग? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बात एक ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए आराम से देखिए इसको, फिर बढ़ते हैं आगे को। चलो भाई इतना कर लिया, इससे आगे को हम लोग कल खींचेंगे।